हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना सीखा था। आज की क्लास में हम करने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या था, उसमें सिर्फ एक ही कॉलम बनता था अमाउंट का। डबल कॉलम कैश बुक में दो कॉलम्स बनेंगे अमाउंट्स में, जिसमें से एक तो कैश का होगा ही होगा, दूसरा या तो हम बैंक का बना सकते हैं या हो सकता है हम कैश और डिस्काउंट का बना दें। ठीक है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कॉलम्स में किसको ऐड कर रहे हैं, कैश या बैंक या फिर कैश या डिस्काउंट अलाउंट। तो अगर कैश और बैंक कॉलम्स हम बनाते हैं तो क्या करेंगे, अगर तो जो कैश के ट्रांजैक्शंस होंगे वो तो हम कैश के कॉलम में लिखेंगे और जो बैंक से ट्रांजैक्शन होंगे उनको बैंक के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अलग अलग अकाउंट्स हमें नहीं बनाने पड़ेंगे, एक ही बुक के अंदर कैश और बैंक दोनों के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम लिख देंगे। अब रूल्स क्या है डबल कॉलम कैश बुक बनाने के, एक तो बैंक क्या है, बैंक है पर्सनल अकाउंट, तो इस पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। जो भी बैंक से ये ट्रांजैक्शंस होंगे उसके ऊपर हम पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे। डेबिट करेंगे रिसीवर को और क्रेडिट करेंगे गिवर को। ठीक है, कैश पे कौन सा रूल लगता है, रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और बैंक के ट्रांजैक्शन के लिए हम लगाएंगे पर्सनल अकाउंट का रूल, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, अब ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, कैश का क्या बैलेंस होता है, उसका बैलेंस सिर्फ डेबिट होगा या नील हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन बैंक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि बैंक के अंदर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमें मिलती है, तो बैलेंस माइनस में भी जा सकता है। माइनस में जाएगा तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा और अगर पॉजिटिव बैलेंस होगा तो वो डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज किसको बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज हम उसको बोलते हैं जिसमें कैश और बैंक दोनों अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हो। यानी कि अगर हम कोई कैश बैंक में डिपॉजिट करना जाते हैं तो एंट्री क्या बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसमें बैंक और कैश दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ऐसे ही अगर हम कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से तब क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर से इसमें दोनों कैश और बैंक इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। यानी कि अगर हम कैश विड्रॉ करते हैं या कैश को डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो उसके लिए कॉन्ट्रा एंट्रीज पास की जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रिसीट ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट्स। यानी कि जब चेक रिसीव होता है तो उसके लिए हम क्या एंट्री करते हैं और कैश बुक में उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। पहला है चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, यानी कि बिजनेस को चेक मिला और उसी दिन उन्होंने बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, सीधा बैंक से एंट्री करेंगे कि जैसे किसी सप्लायर ने हमें दिया है तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। ठीक है, अगर सेम डे डिपॉजिट कर रहे हैं तब, अगर सेम डे डिपॉजिट ना करके बाद में हम डिपॉजिट करते हैं तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, जब हमारे पास चेक आया, अब ना तो वो कैश है ना ही वो बैंक के अंदर गया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। जब चेक आया, क्योंकि हम उसको सेम डे डिपॉजिट नहीं कर रहे इसलिए उसकी एंट्री पास करेंगे चेक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, कस्टमर से आया वो चेक हमारे पास। अब जिस दिन हम उसको डिपॉजिट करना जाएंगे तब हम इसे कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि उस दिन वो बैंक के अंदर जा रहा है, अब बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। जिस दिन डिपॉजिट करने जाएंगे तब एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, जो चेक हमारे पास आया था उसको हमने अब बैंक में भेज दिया, तो जिस दिन डिपॉजिट करते हैं सिर्फ उसी दिन रिकॉर्ड करते हैं हम बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को। यानी कि बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे कैश बुक के डेबिट साइड में, बैंक कॉलम में हम किस दिन लिखेंगे, जिस दिन हम चेक को बैंक के अंदर डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिसऑनर ऑफ चेक। यानी कि जो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया वो डिसऑनर हो गया, उसके पैसे आए ही नहीं, तो अब क्या एंट्री होगी, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स एंट्री क्या होगी, जब पैसे आए थे तब हमने एंट्री क्या करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, अब वो डिसऑनर ही हो गया तो एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। रिवर्स एंट्री के लिए एंट्री क्या बन जाएगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में जाके बैंक कॉलम के नीचे हम अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पेमेंट बाय चेक। हमने कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, जो हम किसी सप्लायर को कर रहे हैं, क्रेडिटर को कर रहे हैं, रेंट के लिए कर रहे हैं, सैलरीज, किसी भी पर्पज के लिए बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, जो भी एक्सपेंस है उसको डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक गिवर है और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, गिवर को क्रेडिट कर दो, इसलिए बैंक अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, फिर है कैश डिस्काउंट। अब देखो, अगर हम डबल कॉलम कैश बुक में बैंक की जगह
डिस्काउंट का कॉलम यूज कर रहे हैं, तब डिस्काउंट हमने दिया है या लिया है उसकी एंट्री या उसको कैसे लिखेंगे कैश बुक के अंदर। अब कैश बुक के अंदर दो कॉलम्स है, एक कैश का और एक डिस्काउंट का। तो अब फॉर एग्जाम्पल डेटर ऑफ ₹5,000 यानी कि 5,000 रुपए हमें डेटर से लेने हैं, लेकिन उसे हमने 200 रुपए का कैश डिस्काउंट दे दिया, अब हमें वो 4800 रुपए ही देगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट 4800 इतने आ गए, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू डेटर अकाउंट 5000। तो अब कैश और डिस्काउंट अलाउड दोनों डेबिट हो रहे हैं, तो कैश बुक की डेबिट साइड में जाएंगे, कैश कॉलम के नीचे लिख देंगे 4800 और डिस्काउंट कॉलम के नीचे लिख देंगे 200। ऐसे ही अगर हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं यानी कि सप्लायर या सॉरी अभी तो हमने किया था डिस्काउंट अलाउड की, अगर हमें डिस्काउंट मिले तब एंट्री क्या होगी, मिलेगा तो एंट्री क्या बनती है, सप्लायर को हम पे करते हैं, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में जाएंगे, वहां कैश कॉलम के नीचे जितनी अमाउंट हमने दी है वो लिख देंगे और जितना डिस्काउंट मिला है वो डिस्काउंट कॉलम के नीचे लिख देंगे। ठीक है, ये तो हो गया डिस्काउंट की बात, यानी कि अगर हम डिस्काउंट और कैश का कॉलम बनाते हैं तब। ठीक है, फिर नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हमें दी हुई है डबल कॉलम कैश बुक में, उनको कैसे करेंगे इनको भी एक बार समझ लेते हैं। अगर फर्स्ट है ड्रॉइंग्स मेड फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, यानी कि ऑनर विड्रॉ कर रहा है बैंक से पर्सनल यूज के लिए, तो ये ड्रॉइंग्स है, एंट्री क्या बनती है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में जाकर ड्रॉइंग्स अकाउंट वहां लिख देंगे और बैंक कॉलम के नीचे अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एंडोर्समेंट ऑफ अ चेक, यानी कि कस्टमर से हमें चेक मिला, ठीक है, और उसको हमने बैंक में डिपॉजिट करने की बजाय उसे आगे किसी और को दे दिया, यानी कोई लायबिलिटी थी हमारी, उसके लिए हमने वो चेक पे कर दिया। ठीक है, तो अब ना तो कैश आया बिजनेस के पास, है ना, और जो बैंक में जाता, जो चेक डिपॉजिट करते वो भी नहीं हुआ, तो कैश और बैंक का तो कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो रहा, तो इसका कैश बुक पे कोई असर ही नहीं होगा। देखो जब चेक आया तो उसकी हमने एंट्री क्या करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अरुण से चेक आया तो टू अरुण अकाउंट, ये तो तब हुई जब चेक मिला। अब इस चेक को हमने सीधा ही विशाल को भेज दिया, इसको बैंक में अगर बैंक में डिपॉजिट करते तब बैंक अकाउंट डेबिट होता, तब कैश बुक में इसकी एंट्री होती, लेकिन हमने इसे सीधा विशाल को दे दिया, तो यहाँ पे बैंक और कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। अब बैंक ने अपने कुछ बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लिए, जिस दिन हमें पता लगेगा उसके लिए एंट्री क्या करेंगे, बैंक चार्जेस एक्सपेंस है और बैंक अकाउंट से हमारे सीधे डिडक्ट कर लिया उसने, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में जाकर बैंक चार्जेस लिख देंगे और बैंक अकाउंट के कॉलम के नीचे उसका अमाउंट लिख देंगे। फिर ठीक है, चार्जेस ऑन डिसऑनर्ड चेक, ऐसे ही कोई डिसऑनर्ड चेक्स के लिए चार्जेस है तो वो भी बैंक डिडक्ट करेगा, तो सेम वही बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में चार्जेस लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्टली बाय अ कस्टमर इनटू बैंक, यानी कि किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब जिस दिन हमें पता चलेगा उस दिन उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के डेबिट यानी कैश बुक के डेबिट साइड में बैंक कॉलम के नीचे उसका अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, यानी कि इंटरेस्ट, कोई पैसे हमारे बैंक के अंदर पड़े थे उसका इंटरेस्ट बैंक ने हमारे अकाउंट के अंदर ही क्रेडिट कर दिया, तो उसकी जिस दिन हमें पता लगेगा उस दिन हम एंट्री क्या करेंगे उसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, तो कैश बुक के डेबिट साइड में जाएंगे, वहां पे बैंक कॉलम के नीचे हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, और जितना अमाउंट होगा वो लिख देंगे। फिर इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, यानी कि बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, सेम वही बैंक अकाउंट हमारा कम हो जाएगा, एंट्री बनेगी इंटरेस्ट चार्ज बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक क्रेडिट्स कैश बुक के कॉलम, कैश बुक के क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम के नीचे वो इंटरेस्ट भी हम वहां लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बैलेंसिंग ऑफ अ डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक में जैसे बैलेंस करते थे वैसे ही यहां भी बैलेंस होगा। अब कैश बुक में तो क्या था, सिर्फ और सिर्फ डेबिट बैलेंस बचता था, क्योंकि कैश बुक का या तो डेबिट बैलेंस होता है या नील बैलेंस होता है, नील बैलेंस होता है तो कुछ भी बैलेंस नहीं जाता आगे, अगर कुछ डेबिट में बैलेंस होता है तो उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन बैंक अकाउंट के केस में क्या होगा, डेबिट बैलेंस भी बच सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी बच सकता है, तो वो डिपेंड करेगा, उन सबको हम प्लस माइनस करेंगे, उसके बाद जो भी बैलेंस होगा वो वहां हम लिख देंगे नीचे। अगर तो क्रेडिट बैलेंस हुआ तो फिर डेबिट साइड में आ जाएगा, अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो क्रेडिट साइड में हम उसको लिख देंगे, ऐसे ही अगले महीने उसको ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा वो। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये सारी ट्रांजैक्शंस जो अभी हमने समझी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी।
पहला है जनवरी 1 को कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस, यानी कि दोनों ही क्या है, डेबिट बैलेंस है, बैंक के अंदर बैलेंस है, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं है, बैंक बैलेंस है। तो क्या होगा, कैश बुक की डेबिट साइड में ये दोनों बैलेंस लिख देंगे हम। टू बैलेंस बोर्ड डाउन, कैश के नीचे आ जाएगा 5000 और बैंक के नीचे आ जाएगा 15000। ठीक है, इस तरह से बनती है। देखो डबल कॉलम, उसमें क्या था, सिंगल कॉलम में डेट, पर्टिकुलर्स और कैश था। अब डबल कॉलम में क्या होगा, यहाँ डेट, पर्टिकुलर्स, कैश और बैंक। और अगर बैंक की जगह हम डिस्काउंट को डबल कॉलम में ऐड कर रहे होंगे तो वो यहाँ डिस्काउंट आ जाएगा बैंक की जगह पे। ठीक है, कैश तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो जनवरी 1 की ये ट्रांजैक्शन थी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 3 की कैश सेल्स। कैश में सेल्स की बिजनेस ने 12,000 रुपए की। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट में हम लिख देंगे टू सेल्स 12,000 आएगा कैश के नीचे, क्योंकि कैश में सेल्स हुई है, कैश बिजनेस के पास आया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जनवरी 5 को रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुरेश एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक इमीडिएटली। सुरेश से चेक रिसीव किया और साथ के साथ ही हमने उसको बैंक में भी डिपॉजिट कर लिया, यानी सेम डे डिपॉजिट किया है। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट 8,000 रुपीज। तो कैश बुक के डेबिट साइड में जाएंगे और बैंक कॉलम के नीचे आ जाएगा हमारा अमाउंट जनवरी 5 डेट, पर्टिकुलर्स में टू सुरेश और बैंक के नीचे आएगा 8,000, क्योंकि हमने वो चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जनवरी 7 को डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। अब ये क्या है, कैश हम बैंक के अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश और बैंक दोनों अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कौन सी एंट्री है ये है कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, तो कैश अकाउंट, कैश बुक के क्रेडिट डेबिट साइड में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश कॉलम के नीचे आ जाएगा 10,000 और कैश बुक के क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम के नीचे आ जाएगा 10,000। तो चलिए देखते हैं, जनवरी 7 को बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था टू कैश 10,000। ठीक है, इसलिए 10,000 यहां आ गया। ऐसे ही जनवरी 7 को बाय बैंक 10,000 कैश के नीचे, ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, दोनों साइड आएगा। फिर नेक्स्ट है पेड रेंट बाय चेक। रेंट पे किया चेक से, तो एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,000। अब बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में जाएंगे और यहां क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रेंट अकाउंट और अमाउंट किसके नीचे आएगी, बैंक के नीचे, क्योंकि पेमेंट हमने चेक से की है, यानी कि बैंक से पैसे जाएंगे, इसीलिए बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। फिर नेक्स्ट है जनवरी 11 विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किए हैं कैश, बैंक से पर्सनल यूज के लिए नहीं है, ऑफिस यूज के लिए है। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये क्या है, ये फिर से कॉन्ट्रा एंट्री है, तो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड रिकॉर्ड होगा। ये कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश के डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक 2,000 कैश के नीचे और क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय कैश 2,000 बैंक के नीचे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जनवरी 13 को परचेज गुड्स फॉर कैश। बिजनेस ने गुड्स परचेज किए कैश में, तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,500। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में जाएंगे, ये रही क्रेडिट साइड, और यहां आ जाएगा बाय परचेजेस और कैश के नीचे आ जाएगा 4,500। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जनवरी 15 को रिसीव्ड चेक फ्रॉम अनिल नॉट डिपॉजिटेड इमीडिएटली। अब देखो चेक रिसीव हो गया अनिल से, लेकिन हमने डिपॉजिट ही नहीं किया, तो इसकी कोई एंट्री पास होगी नहीं, क्योंकि चेक का मिलना और डिपॉजिट ना होना, ना तो कैश आया और ना ही बैंक में गया, तो कैश और बैंक से रिलेटेड तो ये है ही नहीं, ये तो चेक ही आया है अभी। ठीक है, तो इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है जनवरी 17 डिपॉजिटेड अनिल्स चेक इनटू बैंक। अब ये जो चेक जनवरी 15 को हमें मिला था, इसको हमने डिपॉजिट कब किया, जनवरी 17 को। अब ये बैंक के अंदर गया है, तो जनवरी 17 को इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे और एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल्स अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश बुक के डेबिट साइड में, कैश बुक के डेबिट साइड में टू बैंक
अनिल्स चेक डिपॉजिटेड और बैंक के नीचे आ जाएगा 6000 अमाउंट। ठीक है, किस दिन रिकॉर्ड किया है हमने इसको? जनवरी 17 को। जनवरी 15 को इसकी कोई एंट्री ही नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है जनवरी 19 को बैंक इन्फॉर्म दैट अनिल्स चेक वॉज डिसऑर्डर्ड, यानी कि जो चेक जनवरी 17 को हमने डिपॉजिट किया था बैंक में, वो हमें अब पता चला है कि डिसऑनर हो गया। यानी कि जो हमने एंट्री करी थी कि बैंक में पैसे आ गए हैं, उसको अब हमें रिवर्स करना होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी रिवर्स में? अनिल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रिवर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, पहले अनिल ने हमें पैसे दे दिए थे तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया था। अब क्या है, वो पैसे आए ही नहीं, तो अनिल को हमें वापस डेबिट करना होगा। ऐसे ही जो बैंक के अंदर हमने पैसे डाल दिए थे, अब उसे हमें वापस क्रेडिट करना होगा। तो एंट्री बन जाएगी अनिल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां क्या होगा? क्रेडिट साइड में बाय अनिल चेक डिसऑनर्ड और बैंक कॉलम में आ जाएगा 6000 रुपीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जनवरी 20 को बैंक चार्ज ₹100 एज डिसऑनर एक्सपेंसेस। बैंक ने 100 रुपए चार्ज किए डिसऑनर एक्सपेंसेस के। तो एंट्री क्या होगी? डिसऑनर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक ने अकाउंट से चार्ज किए होंगे हमारे, तो बैंक अकाउंट से हमारे पैसे कम हो गए, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में यहां लिख देंगे हम बाय बैंक चार्जेस और अमाउंट आ जाएगा 100 बैंक कॉलम के नीचे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रवि एंड अलाउड डिस्काउंट 4900। अब 4900 हमें कैश मिला रवि से और 100 रुपए का हमने उसे डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो एंट्री क्या होगी? कैश आया है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट 4900, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 टू रवि अकाउंट। ठीक है, तो अब कैश और डिस्काउंट अलाउंट दोनों डेबिट हो रहे हैं, तो कैश बुक की डेबिट साइड में हम लिखेंगे बाय टू रवि 4900। अगर यहां पे बैंक की जगह डिस्काउंट का कॉलम होता तो यहां 100 आ जाता साथ में। ठीक है, क्योंकि कैश और डिस्काउंट अलाउड दोनों डेबिट हो रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पेड मोहन बाय चेक एंड रिसीव डिस्काउंट 3800। मोहन को चेक पे किया हमने और हमें डिस्काउंट मिल गया 3800 का। तो एंट्री क्या होगी? मोहन का अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, क्योंकि हम उसे पे कर रहे हैं। मोहन रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है रिसीवर को डेबिट कर दो, इसलिए मोहन को कर दिया डेबिट। टू बैंक से पैसे गए टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि ये गेन है बिजनेस के लिए और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है गेन को क्रेडिट कर दो। ठीक है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट हो गया। तो अब कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में जाएंगे बाय मोहन और बैंक अकाउंट के नीचे आ जाएगा 3800। अब अगर यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम होता तो उसके साथ यहाँ पे क्या आ जाता? 200 रुपीज भी वहां आगे हम लिख देते। ठीक है, लेकिन है नहीं, सिर्फ बैंक का कॉलम है और कैश का है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जनवरी 25 को कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिए 5000 रुपीज। तो बैंक एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो कैश बुक के डेबिट साइड में जाएंगे, कैश बुक की डेबिट साइड कौन सी है? ये वाली साइड डेबिट है। टू कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट और अमाउंट आ जाएगा 5000 बैंक के कॉलम के नीचे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया हमारे अकाउंट में, यानी कि पैसे आ गए हमारे अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो कैश बुक के डेबिट साइड में जाएंगे टू इंटरेस्ट 250 बैंक के कॉलम के नीचे यहां आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जनवरी 27 को बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने चार्जेस डेबिट कर लिए, यानी कि बैंक ने चार्जेस ले लिए, अपने अकाउंट से डिडक्ट कर लिया सीधा। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में जाएंगे और यहां आ जाएगा क्रेडिट साइड में बाय बैंक चार्जेस जनवरी 27 और 150 अमाउंट आ जाएगा बैंक के नीचे, क्योंकि बैंक से ये उन्होंने डायरेक्टली डिडक्ट कर लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जनवरी 28 को विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ऑनर ने कैश विड्रू किया बैंक से पर्सनल यूज के लिए। तो एंट्री क्या बनेगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 1500।
बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में जाएंगे, बाय ड्रॉइंग्स, और अमाउंट आ जाएगा 1500 बैंक कॉलम के नीचे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पेड सैलरी इन कैश, सैलरी पे की कैश के अंदर, तो एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में जाएंगे और यहां आ जाएगा बाय सैलरीज 2500। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, यानी कि बिजनेस ने कैश डिपॉजिट किया बैंक के अंदर, बैंक के अंदर पैसे आए, बैंक रिसीवर है इसलिए बैंक अकाउंट हो गया डेबिट, और कैश बिजनेस से बाहर गया इसलिए कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट। अब बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो सबसे पहले तो कैश बुक की डेबिट साइड में जाओ, डेबिट साइड में गए और यहां आ गया टू कैश, और यहां बैंक के कॉलम के नीचे आ जाएगा 3000, और कैश अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएंगे और यहां लिख देंगे बाय बैंक, और कैश कॉलम में लिख देंगे 3000 और आगे लिख देंगे कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक, बिजनेस ने फर्नीचर परचेज किया और उसका पेमेंट कैसे किया, चेक से, तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, फर्नीचर आया बिजनेस में इसलिए फर्नीचर अकाउंट हो गया डेबिट, और बैंक ने पैसे दिए, बैंक गिवर है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है जो देता है उसे क्रेडिट कर दो, इसलिए बैंक अकाउंट हो गया क्रेडिट, एंट्री बन गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में जाएंगे क्योंकि बैंक अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, इसकी क्रेडिट साइड में बाय फर्नीचर 7000 आ जाएगा बैंक के नीचे। ठीक है, अब जो भी बैलेंस था यहाँ पे इसके अंदर सारे के सारे ये जो रिसीट्स आए हैं इनको ऐड करेंगे, और यहां ऐसे ही बैंक का जो बैलेंस था उसके अंदर जो रिसीट्स आए हैं वो ऐड करेंगे। अब इसमें से ये जो पेमेंट्स हमने करी है वो माइनस करा तो दोनों का ही क्या है, डेबिट बैलेंस आया जो कि है 13,900 और 20,700। अब देखो डेबिट बैलेंस आता है उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं और क्रेडिट बैलेंस को डेबिट साइड में लिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो डेबिट साइड ज्यादा है यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे बैलेंस आया डेबिट बैलेंस। ठीक है, ऐसे ही अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती तो वो इस तरफ आ जाती, तो वो क्या होता क्रेडिट बैलेंस, और फिर अगले मंथ जाके ये कहाँ आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा फिर से टू बैलेंस बोर्ड डाउन 13,900 और 20,700। तो ये थी हमारी डबल कॉलम कैश बुक। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।